ये हमारी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है। दोस्तों, जब कभी भी किसी के प्रति कोई बुरा भाव आपके अंदर है, जब आप शिकायत करते हैं, जब आप घृणा करते हैं, जब आप इल्जाम किसी और पे डालते हैं, तब आप अपने ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अपने ऑरा को नेगेटिव बना देते हैं। देखो, जिसकी आप बुराई करोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपकी ही तरक्की रुक जाती है, आप ही की प्रोग्रेस अटक जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, थॉट्स प्लस इमोशंस इज इक्वल टू अट्रैक्शन। आपके विचार है पैसों को लेकर के, लेकिन आपके भाव जलन के हैं, गुस्से के हैं, नफरत के हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आपके अंदर ये ख्याल है कि यार उसके पास BMW क्यों आ गई, वो तो ऐसा इंसान है, वैसा इंसान, उसको नहीं मिलना चाहिए था, तो दूसरे अमीर लोगों के प्रति या सफल लोगों के प्रति जब आपके अंदर नाराजगी और दुख है, तो आप अपनी सफलता को रोक रहे हैं। इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, लेट्स से आपके विचार पैसों के हैं, बट आपका इमोशन अप्रिसिएशन का है, ग्रैटिट्यूड का है, हैप्पीनेस का है, किसी की तरक्की देखकर आपको भी अच्छा लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों वहां पर आप आकर्षण को यूज कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फेवर में काम करेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, क्योंकि अगर ये डिफरेंस को नहीं समझ पाते हैं तो कभी कभार मैंने देखा है कि दूसरों से जलने के चक्कर में, दूसरों की बुराई करने के चक्कर में हम अपनी ही तरक्की को रोक रहे हैं, बांध रहे हैं। इसलिए जब पहली बार दोस्तों रुपेश मेरे पास आए थे, उनके पास इनकम नहीं थी, जॉब नहीं था। अब जब कुछ हो ही नहीं करने के लिए तो सीधी बात है, इंसान नेगेटिव हो जाता है, दूसरों पे इल्जाम डालना शुरू कर देता है। अब उन्होंने जब चेंज योर लाइफ प्रोग्राम मेरा अटेंड किया, पैसा नहीं था, यहाँ वहां से जोड़ करके आए, और तब उन्होंने अपने वो पूरे विचारों को, इमोशंस को शिफ्ट किया, और उसका नतीजा ये आया कि आज रुपेश एक बंगला खरीद चुके हैं, 3 अपार्टमेंट बना चुके हैं, 3 बिजनेसेस खड़े कर दिए, एक शोरूम किया है। उनकी जो ड्रीम कार थी जैगुआर, वो उन्होंने खरीदी, और वो जैगुआर लेकर के स्पेशली मेरे पास आए मुझे दिखाने के लिए कि सर, आपके प्रोग्राम के बाद कितना बड़ा मैनिफेस्टेशन था जो मेरी जिंदगी का पूरा हुआ है। So, मैं ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब इंसान अपने इमोशंस को चेंज करता है तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस उसकी जिंदगी में क्रिएट होते हैं। लेकिन जब इमोशंस की बात है तो 2 पावरफुल इमोशंस के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये 2 ऐसे पावरफुल इमोशंस हैं जो आपकी जिंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। पहला है, उसे मैं कहता हूँ हैप्पीनेस, यानी कि खुश रहना। जब आप खुश रहते हैं तो आप एक पॉजिटिविटी का मैग्नेट बन जाते हैं, अच्छी चीजों को आप अपनी लाइफ में आकर्षित करते हैं। बट काफी बार लोग मुझसे कहते हैं सर, मेरे जीवन में सफलता नहीं है, पैसा नहीं है, अच्छे रिश्ते नहीं है, मतलब मेरी सेहत अच्छी नहीं, किस बात को लेकर मैं खुश हो जाऊं। अब देखो, अगर आपको ये लगता है कि ये सब मिलने से आपको खुशी मिलती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये सच होता तो हमारे देश में जितने बड़े बड़े नाम है, टाटा, अंबानी, बिरला, अदानी, उन सबको हम रिचेस्ट ऑफ इंडिया ना कहते हैं ना, हैप्पीएस्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। बट ऐसा तो है नहीं। तो मैं ये मानता हूं दोस्तों कि देखो, सफलता, पैसा, रिश्ते, तंदुरुस्ती खुशी नहीं देती है। एक्चुअली जब आप खुश रहने का चुनाव करते हैं, जब आप खुश रहने का डिसीजन लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में वक्त के साथ सफलता, पैसा, रिश्ते और तंदुरुस्ती आना शुरू करती है। अब आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों हम थोड़ी थोड़ी देर पर म्यूजिक बजा रहे हैं, क्यों आपको ताली बजाने पे मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप क्लैप करते हैं, जब आप खुश रहते हैं, तो आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, और जो मैनिफेस्टेशन में सबसे ज्यादा काम करता है। और सच बताओ दोस्तों, मैंने सौराष्ट्र में, खास करके राजकोट में ये चीज ऑब्जर्व करी है कि लोग खुश रहना जानते हैं। यहाँ पर आज भी दोपहर में 2 से 4 मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर इतने बरसों से लोगों से मिल रहा हूँ, काफ़ी 2004-5 से मेरे प्रोग्राम्स यहाँ पर कभी कभार होते रहे हैं। तो लोगों से मिलकर के वो फीलिंग है सौराष्ट्र के अंदर, वो खुश रहने वाला फीलिंग है। कुछ नहीं भी है लाइफ में, कोई बड़ी सफलता भी नहीं है, छोटे से 2 व्हीलर पर भी है, बट तो भी 4 दोस्तों के साथ गप्पे मारकर इंसान खुश रह सकता है। सो मैं ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि देखिए, जब आप खुश रहने का चुनाव करते हैं तो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज आकर्षित होती है। लेकिन जब लोग ये कहते हैं कि सर, बट मेरी जिंदगी में तो खुश रहने के लिए कोई वजह ही नहीं है, और तब मैं आपको दूसरा इमोशन शेयर करूंगा, और वो है ग्रैटिट्यूड, यानी कि आभारी हो पाना। हम सभी प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं,
और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो अपने भगवान जी के सामने जाकर के हम प्रार्थना में क्या कहते हैं कि भगवान जी मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा दे दीजिए, और पिछली बार का भी वो बाकी है। मगर एक्चुअली प्रार्थना जो है वो मांगने का जरिया नहीं है। प्रार्थना अभी तक हमें जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होने का जरिया है। ये लाइंस आप सुन पाए हो और समझ पाए हो तो कितनी प्यारी लाइंस थी, क्योंकि अभी जो सांस आई है वो तूने भेजी है। दोस्तों, जब पेंडेमिक आया तो अब सभी को सवाल हो चुका था कि लाइफ कभी नॉर्मल होगी या नहीं। हम सभी ने किसी ना किसी को अपने घर में, पड़ोस में, दोस्त यारों में, रिश्तेदारों में खोया है पेंडेमिक के दौरान। इस बात को आज 5 साल हो चुके हैं, मैं और आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हम सुरक्षित हैं, तंदुरुस्त हैं। तो हर सुबह जब उठे तो एटलीस्ट शुक्रगुजार होना तो बनता है। सो थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ों को लेकर आ सकता है। मुझे याद है जब हम लोग किराए के मकान में थे तो मैं कभी कभार शिकायत करता था, क्योंकि मुझे पहले तो 10 रूम के घर में बड़ा किया गया था, तो वो 2 रूम का घर उतना कंफर्टेबल नहीं लगता था। तो मेरे फादर मुझसे कहते थे, बेटा दुनिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो सड़क के ऊपर रहते हैं, उनके ऊपर छत नहीं है, हमारे पास किराए की ही सही छत तो है, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। जब 2 वक्त का खाना मेरे फादर कभी मैनेज नहीं कर पाते थे, रात को भूखा भी सोना पड़ता था, और अगर मैंने कभी शिकायत करी हो तो वो कहते थे, बेटा दुनिया में काफी सारे लोग हैं जिनको हफ्ते में 1 बार खाना मिलता है, हमें दिन में 1 बार खाना मिल रहा है, तो खाना शुरू करने से पहले भी शुक्रगुजार हो जाओ कि ये आपको मिला है, और ये प्रार्थना करो, ये दुआ करो कि सभी को खाना मिले। मैंने ग्रैटिट्यूड को बहुत ही कम उम्र पे अपने जीवन में सीखना समझना शुरू किया था, और मैंने ये देखा कि जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो 3 कमाल की चीजें होती है। पहला, आपको बुरे दिनों में अच्छा दिखना शुरू होता है। दूसरा, वो जो तकलीफ वाले बुरे दिन या स्ट्रगल सम डेज होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। और तीसरा, जब आप ग्रेटफुल होंगे, आभारी होंगे, तो आप सफलता को जल्दी आकर्षित कर पाते हैं। और ये सब कुछ मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है, और इसलिए मैंने ये भी मेक श्योर किया कि अब बुरे दिनों में तो चलो शुक्रगुजार होना, लेकिन अच्छे दिनों में भी शुक्रगुजार होना उतना ही बनता है। क्योंकि कभी कभार हम बुरे दिनों में ऊपर वाले को याद करते हैं, लेकिन अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। और इसलिए जब भी कोई भी सफलता मिले ना, तो सबसे पहले उसको याद करना जरूरी है, और वो कोई भी लाइफ की सक्सेस हो सकती है। और जब मैंने अपनी हर एक सफलता में ऊपर वाले को याद किया, मैंने एक चीज नोटिस करी। ये व्हीकल जो है पिछले साल हमारे घर पे आया था। अब इसको 17,000 या 18,000 किलोमीटर ये 1 साल में घूमा है। आपको हैरानी होगी ये जान के कि मैंने खुद इसको 4,000 किलोमीटर भी यूज नहीं किया है, तो इतना कैसे घूम लिया। मेरे जितने पार्टनर्स हैं, मेरे जितने मल्टीपल बिजनेसेस हैं, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जब मेरे घर आए, ऑफिस आए, और जब उनको पता चला कि मैंने नई गाड़ी ली पिछले साल, तो होता है ना, कहते हैं कि सर अपनी नई गाड़ी तो दिखाइए, एक राइड तो करवाइए। तो मैं क्या करता हूँ कि हमारी बातचीत जब खत्म हो जाती है, मीटिंग खत्म होती है, फिर हम उनको नीचे लेके गए, गाड़ी में बैठाते, और मैं उनको ड्राइविंग सीट पे बिठा देता हूँ और मैं बाजू की सीट पे बैठ जाता हूँ। 10 मिनट हम लोग एक राइड करते हैं। जब वो गाड़ी खुद चलाते तो कहेंगे कि सर मस्त गाड़ी है, स्मूथ है, ऐसा है, वैसा है। उसके बाद जब मैं गाड़ी से नीचे उतरूंगा तो मैं कहूँगा एक काम करो, अब अपनी गाड़ी का चाबी मुझे दे दो, 4-5 दिन आप इसको लेके जाओ। और इस तरीके से मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे जितने पार्टनर्स हैं, उसमें ये गाड़ी 12,000 किलोमीटर घूमा है। ये मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जब आप सफल होंगे, अगर आप उसमें आभारी नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, तो आपका ईगो और एरोगेंस बढ़ता है, सफलता थोड़ा नशा चढ़ाती है। लेकिन जब आप आभारी होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, जब ऊपर वाले को आप शुक्रगुजार है जो आपको लाइफ में सफलता मिलती है उसको लेके, तो आपके जीवन में शेयरिंग बढ़ता है, आप अपनी सफलता को बांट पाते हैं। इसका मैं बहुत प्यारा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जब किराए के मकान में हम थे, कभी मेरा सपना था कि यार मुझे अपने परिवार के लिए 10 रूम का घर बनाना है, क्योंकि मुझे पहले 10 रूम के घर में बड़ा किया था, तो मेरा सपना था कि मेरे माता पिता ने तो मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया, अब मैं उनके लिए दूसरा 10 रूम का घर मैं बनाऊंगा। ऐसा कभी मैंने एक सपना डिसाइड किया था। आज जिस घर में हम रहते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 60,000 स्क्वायर फीट का घर है अहमदाबाद में, जहाँ पर 30 रूम है, मेरा होम थिएटर,
मेरे जूम के 3 बड़े स्टूडियोज, मेरा पर्सनल जिम वहाँ पर है, पिकल बॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड, मेरा क्रिकेट ग्राउंड वहाँ पर है। ये सब कुछ घर के अंदर बना हुआ है। ये आज से 12 साल पहले मैंने बनाया था, 26 साल की उम्र पे। अब जब ये घर बना तो मैंने आपको अभी सिखाया ग्रेटफुल होना, आभारी होना। तो इस घर को लेकर हम कैसे आभारी होते हैं वो भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी सोसाइटी में जितने कॉमन ग्राउंड और गार्डन है, सोसाइटी काफ़ी बड़ी है और अच्छे लोग रहते हैं। मतलब ऐसा समझो कि साल में 1-2 बार अमित शाह भी कभी कभार बड़े बड़े फंक्शंस में, शादियों में हमारी सोसाइटी में चले आते हैं। मतलब उस टाइप के लोग वहाँ रहते हैं, सभी अमीर लोग हैं। लेकिन कॉमन सोसाइटी के गार्डन में सोसाइटी के बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता, क्योंकि जिनके करोड़ों के बंगले हैं उनके 200 रुपए के कांच फूट जाते हैं। अब इन लोगों को मैं कहता हूं करोड़पति भिखारी। और आपने अपने आसपास ऐसे काफी सारे करोड़पति भिखारियों को देखा होगा। ये वो लोग हैं जिनके पास बांटने के लिए है बहुत कुछ, बड़े सफल लोग हैं, बट वो बांटना जानते नहीं है। अब यहां पर जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है उसमें सुबह सोसाइटी के कुछ अंकल लोग आके खेलते हैं 6 बजे से, शाम को 5 से 7 के बीच में छोटे बच्चे आके खेलते हैं। और आज भी छोटे बच्चे काफी सारे सोसाइटी के, जिनके लिए हमने इसके लिए अलग गेट खुला रखा है, वो गेट कभी बंद ही नहीं हुआ, 24 घंटे वो गेट खुला रहता है। सोसाइटी के बच्चों को, काफी सारे छोटे बच्चों को आज दिन तक ये नहीं पता कि वो जहाँ खेलने आ रहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनको तो ये लगता है सोसाइटी का ही है। और रात को 8-9 बजे के बाद मेरी उम्र के कुछ लोग ऑफिस खत्म करके फ्लड लाइट ऑन करते हैं, फ्लड लाइट हमने लगा के रखी और वहां पर रात को खेलते हैं वो लोग आके। अब जब मेरे दोस्त यार, मेरे रिश्तेदार जब कहते हैं कि सर आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्यों दूसरों को दे रहे हैं, तो मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि देखो भाई, मैंने अपने घर पे वास्तु नहीं करवाया है। जब ये लोग आके यहाँ पर खेलते हैं तो इनके खेलने की वजह से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होता है ना, उस वजह से मेरे घर का वास्तु ठीक रहता है। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कभी मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 2 सगे भाई जब एक सफल हो जाता है, उसके जीवन के दरवाजे बंद हो जाते हैं छोटे भाई के लिए। क्यों? बोले अब वो अपने लेवल पर नहीं, हमारा लेवल अलग हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। जितने हम ज्यादा सफल हो, अगर आभारी होंगे, हम ग्रेटफुल होंगे, तो सफलता के साथ हमारे जीवन के दरवाजे खुलेंगे दूसरे लोगों के लिए, ना कि दरवाजे बंद होंगे। कितने लोग इस बात से सहमत है कि ये जरूरी है? वरना सफल होने का क्या मतलब है? मैं सच बताऊं, ये 60,000 स्क्वायर फीट का भी घर हो, 30 रूम का घर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप उसमें अकेले हैं तो ये घर भी आपको काटने को दौड़ता है। सुख तब है, वो क्रिकेट ग्राउंड हो या वॉलीबॉल या होम थिएटर का, जब शाम को 5 या 10 दोस्त हो साथ बैठने वाले। So, यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन में ग्रेटफुलनेस को अपनाइए। ये बहुत मैजिकल है। एवरी मॉर्निंग जब मैं दिन की शुरुआत करता हूँ तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करता हूँ। हर सुबह मैं दिन की शुरुआत 3 चीज़ों से करता हूँ, 3 चीज़ों को शुक्रगुजार होकर कि आज पूरे दिन में वो क्या क्या होने के लिए जा रहा है जिसको लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह मैं उठा तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज कुछ हज़ार लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने का मौका मिलेगा। कल मैं जब दिल्ली में था, मैं दिल्ली से यहाँ पर आया, तो एवरीडे अगर मेरा कहीं ट्रैवल होने वाला है मैं उसको लेकर शुक्रगुजार होता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज के दिन में तो उसको लेकर मैं शुक्रगुजार होता हूँ। साथ ही साथ अगर कोई इंसान है जिसको मैं शुक्रगुजार होना चाहता हूँ, मानो कल के दिन में मैं किसी से मिला, तो उस इंसान को आज सुबह उठकर मैं थैंक यू कहूंगा कि यार एक बहुत ही अच्छा इंसान था मिला, या फिर उसने मेरे को खाना खिलाया, या यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई, या कुछ ऐसा कुछ मैंने उससे सीखा था। तो मैं हमेशा कोई ना कोई एक इंसान को हर सुबह उठ करके शुक्रगुजार होना पसंद करता हूँ। वैसे ही दोस्तों, मेरी लाइफ में अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसको मैं शुक्रगुजार होना पसंद करता हूँ। इवन लाइफ में कोई चैलेंज है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसको भी शुक्रगुजार होना है। काफ़ी लोग कहते हैं सर प्रॉब्लम्स को भी थैंक यू बोलना है, ऐसा कैसे? अब देखो, आपके फ़ोन में व्हाट्सएप और अलग अलग ऐप के अपडेट आते हैं। ओके, अभी आपने कभी सोचा है ऊपर वाला हमें अपडेट कैसे करता है? प्रॉब्लम्स दे करके। आज आपके पास जितनी काबिलियत है, आज आपके पास जितना नॉलेज और तजुर्बा है, अगर आपकी लाइफ में तकलीफ, प्रॉब्लम्स या चैलेंज ना आए होते तो इतना तजुर्बा, इतना नॉलेज और इतनी काबिलियत भी ना आई होती। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स को भी थैंक यू कहना है। दोस्तों, ये 7 क्वेश्चंस है। मैं स्क्रीन पे 4 दिखा रहा हूं, बट ऐसे टोटल 7 है।
मैंने आपको आपके असाइनमेंट में दिए हुए, वो आप घर पे जाके अपनी बुक में पढ़ पाएंगे। मगर ये जब 7 आप हर सुबह 4 से 5 मिनट निकाल करके उसके जवाब देंगे, वो आपको टोटली पॉजिटिव कर देगा। आने वाले 21 दिनों तक अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली तो आप मैनिफेस्टेशन को अपने जीवन में हकीकत में बदलता हुआ एक्सपीरियंस करेंगे। आपके लेफ्ट और राइट में जितने लोग हैं, दोनों साइड पे हाई फाई देके बोल दो 21 दिनों तक प्रैक्टिस करना है। पीछे वाले को हाई फाई देके बोल दो कि 21 दिनों तक प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड्स, मुझे एक सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं 2 दिन दिल्ली में था, 3-4 पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुए, हर एक में एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, क्योंकि मैं एवरेज 100 दिन में 90 दिन ट्रैवलिंग में रहता हूँ। तो ये भी सवाल आता है कि इतना काम कैसे कर लेते हैं ट्रैवल। दूसरा सवाल ये भी आता है कि भाई आप यहाँ पर हम एक बिजनेस नहीं संभाल पाते, आप इतने सारे बिजनेसेस कैसे संभाल लेते हैं। दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। कितने बिजनेसमैन हैं यहाँ पर? बिजनेसमैन, ओके। और कितने लोगों का सपना है कि खुद का बिजनेस करेंगे कभी? नाइस। आप सबको ये सुनने लायक है, समझने लायक है। दोस्तों, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने एक ट्रेनिंग कंपनी से ही शुरू किया था। मुझे सिर्फ स्टेज पे बोलना आता था, धीरे धीरे उसमें थोड़ा 2-3 चीजें कर ली। लेकिन आज कुछ ये जो भी बिजनेसेस में हम काम कर रहे हैं, जितने भी अलग अलग बिजनेसेस हैं, टोटल 350 लोगों की हमारी टीम होगी। 4 अलग अलग ऑफिसेस, 5 ऑफिसेस है जहां पर ये सारा ऑपरेट हो रहा है। अब उसमें मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, सबसे पहला, जब मेरे कोई भी बिजनेस में कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम आता है, जब हम लॉस करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं सबसे कहना चाहूंगा, मेरी ओर देखिए। हेलो, मैं जानता हूं मैं कौन से बिजनेस में, वो फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जानता हूं, लेकिन तो भी यहां देखिए, है ना। सो दोस्तों, जब भी मेरे बिजनेस में लॉस आता है, चैलेंज या प्रॉब्लम आता है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है, तरक्की होती है, तो मैं हमेशा अपनी टीम को उसकी क्रेडिट देता हूं। कितने लोग आप में से सहमत है कि ऐसे बॉस के साथ सब काम करना चाहेंगे? यस। लेकिन दोस्तों, हम तो कभी कभार उल्टा करते हैं ना। गलती होती है, डांटना, गालियां देना शुरू करते हैं, लोगों को निकालना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। When you are grateful, तो आपकी टीम भी आपके लिए दिल से काम करती है। दूसरा, मेरे जितने पार्टनर्स हैं, क्योंकि सभी बिजनेस तो मैं अकेले तो नहीं कर सकता, तो कहीं पर मैं इन्वेस्टिंग पार्टनर हूँ, कहीं पर मैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर हूँ, कहीं पर मेरा बिजनेस है, मैंने किसी को ऑपरेशनल पार्टनर बनाया हुआ है। ऐसा तभी जाके आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो सपोज करते हैं कि कोई 20% का मेरा पार्टनर है। अब मैं 80% का पार्टनर हूँ, उसके बावजूद जब उस बिजनेस में मैं अपने पार्टनर को कहीं इंट्रोड्यूस करूंगा, तो मैं उसी तरीके से इंट्रोड्यूस करूंगा कि इनका बिजनेस है, इन्होंने मेरे को रखा हुआ है और वही सब कुछ चलाते हैं। मैं उसका रिस्पेक्ट उतना रखने वाला हूं कि जहां पर उस रिस्पेक्ट में उसे ये फील होगा कि ये मेरा काम है, ना कि सर का बिजनेस है जिसमें मैं साथ में हूं। और इस वजह से जब मैं एक नया फोन खरीदता हूं, जैसे पिछले साल जब नया फोन आया, तो एक साथ 6-7 आईफोन आते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मैं सभी जितने मेरे पार्टनर्स हैं सबको अपग्रेड करूं। ये एक छोटा सा बैंड है जो मैं पहनता हूं, जो मेरा फेवरेट है, फिटनेस बैंड वूप। तो अगेन ये अभी तक 15 लोगों के लिए आ चुका है। या फिर मुझे कुछ वक्त पहले अबू धाबी मंदिर से इन्विटेशन आया था एज अ वीआईपी गेस्ट, तो हम 17 लोग थे जो वहां पर गए। अभी 5 अगस्त के दिन एनमेक में, यानी कि नीता अंबानी मुंबई में जियो सेंटर में राजाधिराज हम शो देखने के लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए 65 टिकट ली गई है। जितने पार्टनर्स है सभी परिवारों को लेके जा रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है कि मैं अपने जितने पार्टनर्स और परिवार वाले मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भले वो 10% का पार्टनर है या 100% का है, मैं उसे वही लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस देना चाहता हूं जो मैं करता हूं। तीसरी चीज जो मैं करता हूं, और वो है कि ये जितने भी काम है, जब लोग कहते हैं कि सर आप इतना सब कुछ कैसे संभालते हैं, तो उसका इजी वाला आंसर है कि ये मेरे बिजनेसेस नहीं है, ये सारे उनके बिजनेसेस हैं। उन्होंने मुझे काम पे रखा हुआ है एज अ मैनेजर। तो मैं ये सारे बिजनेसेस नहीं चला रहा हूं, मैं ये सारे बिजनेसेस मैनेज कर रहा हूं। अब आप समझ पाओगे कि देखो, काम है, बिजनेस है, आप कितने भी एक्सपर्ट है, बट तो भी चैलेंज, तकलीफ, प्रॉब्लम, फाइनेंस
आगे पीछे कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता है, इतने सारे आप तामझाम लेके बैठे हो। तो अब मजेदार चीज ये है कि ये जितने भी चैलेंजेस होते हैं उसमें मैं तो रात को सो जाता हूं, क्योंकि मेरा तो बिजनेस ही नहीं है ना, बिजनेस किसका है। तो मैं रात को सो जाता हूं, लेकिन सोने से पहले मैं उनको बोल के सोता हूं कि देखो आपके ये वाले बिजनेस में ये वाली तकलीफ चल रही है, देख लेना। दिन के दौरान मेरे पास 10, 12, 14 घंटे जो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं मैं देता हूं। रात को ये प्रार्थना करके सो जाता हूं और मैं ये देखता हूं कि 10 दिन के बाद या महीने के बाद कोई ना कोई रास्ता वो ही निकाल के दे देते हैं। तो ये जो मैं जो है ना, मैं उसको हटाना चाहिए हमें। मतलब कि कभी कभी सिर्फ इतना छोटा सा मैं, अरे पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बच्चों को भी मुझे ही पढ़ाना है और उनकी भी सेवा मुझे करनी है, घर भी। रिलैक्स, इतना बड़ा मैं मत बनाओ। अगर आपको लगता है बहुत कुछ कर रहे हैं तो एक्चुअली आप कुदरत के साथ एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या बोल रहा हूं। एक जमाने में आपका सपना था कि यार हमारी दूसरी भी फैक्ट्री हो, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग हो। आज है, बराबर, आज बन चुका है। अभी आप आज शिकायत क्या करते हो, अरे जब से 2 फैक्ट्री बनाई है टाइम ही नहीं रहता, 14-14 घंटे चले जाते, सो भी नहीं पाते। आप है ना ऊपर वाले को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक समय पर प्रार्थना ये थी कि खुद की फैक्ट्री हो, एक समय पे प्रार्थना ये थी कि 2 ऑफिसेज हो। आज है तो आज ये शिकायत करते हो कि मजा नहीं आ रहा, सोने को नहीं मिल रहा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। जब कोई मुझसे पूछे कि सर आप इतना ट्रैवल करते, इतने सारे प्रोग्राम, इतने इवेंट, इतना ट्रैवलिंग कैसे मैनेज कर पाते, आप थक नहीं जाते। और मैं कहता हूं भाई कभी तो प्रार्थना करता था कि लोग मिले सुनने वाले, कभी प्रार्थना करता था कि प्रोग्राम्स हो। आज है, ज्यादा है तो खुशी मनानी चाहिए ना, शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो लाइफ एक्चुअली बहुत सिंपल है, आसान है, बट हम उसे बिना वजह कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। क्योंकि अपनी दिक्कत मालूम है क्या है, गर्मी है तो कहते हैं गर्मी है, बारिश तो बोले बहुत बारिश हो रही है, ठंड बोले बहुत ज्यादा ठंड है। तेरे को चाहिए क्या, व्हाट डू यू वांट। आई मीन ये तो ऐसा हो गया ना कि भाई तुझे खुश करने के लिए ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो जो है उसकी खुशी मनाना भाई। भले कहीं कोने में सीढ़ी में बैठ के सुनने को तो मिल रहे हैं। पहले शिकायत थी स्नेह देसाई राजकोट आते नहीं है, आज आए हैं तो बोले नीचे बैठने को मिला। चाहिए क्या तुझे, बैठने को तो मिला ना, मैं तो 3 घंटे खड़े रहने वाला हूं। सो लाइफ इज एक्चुअली ब्यूटिफुल। बिना वजह शिकायत करना बंद करो, आप जो है उसकी तारीफ करो, देखो अच्छा क्या है लाइफ में, एंड लाइफ इज ब्यूटिफुल। आई मीन जब परितोष मेरे पास आए थे उनको यही चैलेंज था कि सर कुछ मैं 24-24 घंटे काम कर रहा हूँ, कोई नतीजे नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं। मैंने कहा भाई तू पहले वो मैं हटा दे, मैं कर रहा हूँ वो मैं हटा दे, ऊपर वाले को शुक्रगुजार हो जा, तेरे पास इतना काम है, इतनी जिम्मेदारियां है। वो शिकायत बोले सर बॉस मेरे ऊपर सब डाल देते हैं, और खुशी मना कि बॉस की नजर तो है तेरे ऊपर। कुछ लोग बॉस की नजर में आने के लिए मेहनत करते हैं। तेरा बॉस तेरे को ही सब कुछ दे रहा है, मतलब उसको भरोसा भी तो है तेरे ऊपर। और जब उसने अपना एटीट्यूड बदला, जब वो चेंज योर लाइफ में आई, चीजों को सीखा समझा, आज वो इंसान 4 गाड़ियां खरीद चुका है, स्टार फिगर की सैलरीज है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। एवरीथिंग गॉट चेंज्ड। आई टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये कहानी तो मुझे इतनी इंस्पायर करती है ना। जब डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत पहली बार मेरे पास आए थे, ये कहानी 2005-6 की है, जब बदलापुर में, मुंबई के करीब में बदलापुर आता है, वहां पर फ्लड्स आए थे और फ्लड्स में उन्होंने अपना सैलून खो दिया, घर खो दिया, बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया, उनकी 20 साल की मेहनत खत्म हो गई। इस वजह से इनको एक ब्रेन स्ट्रोक आ गया और वो पैरालिसिस में चले गए। 2006 के आसपास जी जागरण जो टीवी चैनल, कभी स्पिरिचुअल टीवी चैनल, आस्था, संस्कार, जी जागरण, 3 ही थे, आज काफी सारे। तो 2006-7 में मेरे टीवी पे प्रोग्राम्स आते थे भगवत गीता के। हाँ मैं उतना पुराना हूं लगता नहीं हूं। तो नेशनल टीवी चैनल पर तब मैं भगवत गीता की, पॉजिटिव थिंकिंग की, ये सारी बातें पहले भी टीवी पे भी करता था। तभी उन्होंने मेरे कोई प्रोग्राम्स देखे होंगे। तो नीचे उस जमाने में वो पता है नीचे वो फोन नंबर वाली पट्टी घूमती थी, पहले आपने कभी शोज देखे होंगे पुराने,
तो उसमें उन्होंने मेरे ऑफिस पे फ़ोन लगा के, उस ज़माने में कुछ डीवीडी जैसी चीज़ आया करती थी, तो मेरे कुछ डीवीडीज़ मंगाए, घर पे मेरे कुछ प्रोग्राम देखे, उनको बड़ा अच्छा लगा, उनको बहुत इंस्पायरिंग लगा। वो डिसाइड करते हैं कि मुझे स्नेह देसाई के पास जाना है, वो मेरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। तो वो मुंबई से व्हील चेयर पे बैठ करके अहमदाबाद आए, और तब जब वो पहली बार मेरे पास आए थे, तब उस ज़माने में मेरी 6,000 रुपये की फीस हुआ करती थी। वो 6,000 रुपये उन्होंने 2-3 दोस्तों के पास 2-2 हज़ार मांग करके लिए, उतना पैसा उनके पास नहीं है। और जब वो मेरे क्लास में आए, जब पूरा चेंज योर लाइफ का प्रोग्राम अटेंड किया, जिंदगी के प्रति का उनकी जितनी शिकायतें थी, वो सब कुछ चेंज हुई। उसका पहला कारण, जब उन्होंने वहां पर ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज करी मेरे साथ, तब उनको रियलाइज हुआ कि मैं शिकायत कर रही हूँ कि मैंने घर खो दिया, सलोन खो दिया, मेरे को पैरालिसिस अटैक आ गया। प्रोग्राम से बाहर निकल करके मेडिटेशन में लिटरली रोए, और पहला ख्याल ये था कि थैंक यू गॉड, मैं जिंदा हूं। मेरा एक हाथ एक पैर काम नहीं कर रहा है, बट थैंक यू कि बाकी सब काम कर रहा है। आई कैन स्टिल बी एक्टिव। उन्होंने हिम्मत जुटाई, वो वापस स्टेज पर आए। उन्होंने अपने आप से पूछा कि मेरे पास कौन सी काबिलियत है। उनके पास कॉस्मेटिक्स का नॉलेज था। उन्होंने वो कॉस्मेटिक के नॉलेज से कुछ प्रोडक्ट्स उसके बाद बनाना शुरू किया, और वो प्रोडक्ट जो उन्होंने बनाई, उसके ऊपर से एक बिजनेस की शुरुआत हुई। वो स्टेज पर आकर बहुत सारे लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देना शुरू किए। उनका ये जो लेफ्ट हाथ है, लेफ्ट साइड का, ये अभी भी उठता नहीं है, एक साइड पैरालिसिस अभी भी है, बट चलना उन्होंने मैनेज कर लिया है। और वो हाथ नहीं उठता, बट एक हाथ से वो काफ़ी सारा काम कर पाते हैं। और अभी भी एनडीटीवी ने उनकी पूरी कहानी कवर करी थी कि कैसे वो लेडी फ्लड्स में सब कुछ खो चुके थे, और उसके बाद आज करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। और अभी जब सोनू आए थे, तब हमने उनको हाथों से अवार्ड भी दिलाया। मज़ेदार चीज़ ये है, जब सोनू के द्वारा उनको अवार्ड मिला, वो माइक में एक चीज़ कहते हैं कि बोले, जब मैं पहली बार आई थी स्नेह देसाई के पास, तब मेरी ये शिकायत थी कि मुझे पास 6,000 भी नहीं है, और मुझे 2-2 हज़ार ले करके आने पड़े किसी के पास। और बोले, जब मैं प्रोग्राम से बाहर निकली थी, तब मैं ऊपर वाले को शुक्रगुजार होकर निकली थी कि मेरे पास 3 ऐसे तो लोग थे जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, और 2-2 हज़ार मुझे दिए। तो लाइफ उतनी भी बुरी नहीं है जितनी हम सोचने लगते हैं कि है। और इसलिए दोस्तों, ये ज़रूरी है समझना कि जब आप ग्रेटफुलनेस के पावर को समझेंगे, एवरीथिंग विल चेंज इन योर लाइफ। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट प्रज्ञा जी की स्टोरी रियली इंस्पायरिंग है, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी कि कोई इंसान कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, राइट। तो उसी के साथ दोस्तों, अब छठे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, और 6th मेरा फेवरेट है। और ये जो मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ, आपके लेफ्ट और राइट में जितने भी लोग हैं, दोनों साइड पे एक हाई फाई दे दीजिए, उनसे कह दीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6th पॉइंट हमें कहता है कि हम घर पे बैठ के जब टीवी में क्रिकेट देखते हैं, उसके कंपैरिजन में जब हम स्टेडियम में बैठकर 50,000 लोगों के बीच में जब वो मैच देखेंगे, कितने लोग सहमत है कि वहां पर हमारी एनर्जी कई गुना ज्यादा होगी? यस, यस। ओके। अब अगर ये आपको अभी तक समझ आ रहा है, तो आप ये प्रोग्राम अभी यहां अटेंड कर रहे हो इस ऑडिटोरियम में। सपोज करो कि ये प्रोग्राम आप घर बैठ के जूम पे अपने मोबाइल फोन में अटेंड कर रहे होते, तो सबको अपने घर का वो सोफा दिखाई पड़ रहा है जिसके ऊपर ऐसे मरे पड़े होते हैं। यहां जो अभी आपकी एनर्जी है ना, जो आप हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वो इस जगह का कमाल है, लोगों का कमाल है, एनवायरमेंट का कमाल है। यही चीज घर पे होते तो अपनी एनर्जी शायद डाउन हो सकती थी। तो एग्जैक्टली वैसे देखो, जिंदगी बदलनी है तो पहले अपनी संगत को बदलना पड़ता है। अगर आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आप भी नेगेटिव बातें करोगे। आपके ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा खाते पीते रहते हैं, तो आप भी उनके साथ रह के वजन बढ़ाओगे। लेकिन खाने वाले दोस्त मिल जाए तब तक ठीक है, पीने वाले मिल जाए बड़ी दिक्कत हो जाती है। नेगेटिव सोचने वाले लोग वही होने वाला है। अगर आप जब दोस्त लोग मिलते हैं तब गॉसिप करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, आप भी वही करोगे। आपको ऐसे दोस्त लोग मिल रहे हैं जो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप भी पढ़ोगे। अगर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वेब सीरीज और मूवीज देखते रहते हैं, तो उनके साथ बैठ के आप भी वही देखने वाले हैं, क्योंकि जब वो मिलते हैं तब वो वेब सीरीज के डायलॉग बोलते हैं। आपने वो देखा नहीं है, तो ऑप्शन तो दो ही है, या तो मिल नहीं सकते या तो वेब सीरीज देख के आना पड़ेगा।
अभी आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में कोई बड़े गोल्स नहीं, तो आपके लाइफ में भी नहीं होंगे। अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप भी स्ट्रगल करेंगे। लेकिन आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं जो बड़ी सोच वाले हैं, वो कुछ बड़े बिजनेसेस में जाना चाह रहे हैं, तो आप भी धीरे धीरे तरक्की करना शुरू करेंगे। क्योंकि दोस्तों एक चीज समझो, आप जिन लोगों के बीच रहोगे आपकी जिंदगी वैसी बनती है। अब मुझे काफी लोग कहते हैं ये सब सुनने के बाद कि सर आपकी बात बिल्कुल सही है, हम एक काम करते हैं, आपने जो कहा जो सिखाया हम जाके अपने वो सारी बातें अपने दोस्तों को सिखा देते हैं। एक बात समझो, जब गधों की तादाद ज्यादा होती है तो आप उन्हें घोड़ा नहीं बना सकते, वो सारे मिलके आपको गधा बना देंगे। इसीलिए राजकोट की अच्छाई तो मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि लोग मस्त रहते, खुश रहते, मुझे अच्छा लगता है देख के, सीखने को भी मिलता है मुझे। बट एक चीज बताता हूं इस पर, इधर जब मैं जिम में जाता हूं ना, क्योंकि जितने दिन आता हूं तो कहीं तो जिम खोजना पड़ता है मुझे, तो जब मैं जिम जाता हूं तो इधर जिम में भी लोग बॉडी भी प्रोटीन खा के नहीं बना रहे, मावा खा के बना रहे। कमाल है। अभी भी मुझे याद है, हमारे राजकोट से ही कोई दोस्त होगा, मैं एक फ्लाइट में था, इंटरनेशनल फ्लाइट, और पीछे चार पांच दोस्त लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, और थोड़ी एक दो बार मैंने भी कुछ बातों का जवाब दे दिया, उनको भी मजा आ गया कि कोई गुजराती अपने साथ बैठा हुआ है। तो अब थोड़ी बातें हो गई तो थोड़ा दोस्ती हो गया। यहाँ के लोग एकदम बिंदास होते ना, तो मैंने कि माओ बनायो, हम साइड माथी सीट माथी हाथ साहब लेसो, मैं क्यों लाइट तो लो पर थूकूं का। यहाँ पर देखो, जितने भी लोग, लेट्स से कोई आप में से है जो रेगुलर साइकिलिंग करना चाहता है, जॉगिंग करने जाना चाहता है, फिट होना चाहता है। अभी आप अकेले साइकिलिंग शुरू करोगे ना, 4 दिन में थक जाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप है 10-15 लोगों का जो रेगुलर साइकिलिंग पे जाता है, आप उस ग्रुप में शामिल हो जाओ, अब आप भी रेगुलर हो जाएंगे। यहां जितने फीमेल्स हैं, जितने भी विमेन हैं, आपको पता है अगर आप एक हाउसवाइफ, आप घर संभालते हैं, लेकिन आप 2 ऐसे फीमेल फ्रेंड्स बना लो, 2 ऐसे फीमेल फ्रेंड जो ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सोशल सर्विस में है, कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, वो घर से बाहर निकलते हैं। अगर आपने ऐसे 2 फीमेल फ्रेंड्स बना लिए, 1 साल उनके साथ दोस्ती निभा ली, 1 साल के अंदर आप भी अपने घर और किचन से बाहर निकलना शुरू कर देंगे। आप भी अपने जीवन में कोई ना कोई प्यारी एक्टिविटी खोजेंगे, आपको भी लगेगा कि यार मेरे अंदर भी कुछ काबिलियत है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप जिस संगत में रहते हो, आप वैसे ही इंसान बनने वाले हो। तो अगर सफल होना है तो ग्रोथ माइंडेड पॉजिटिव लोगों के बीच में भी तो आना पड़ता है ना, राइट? इसलिए हर साल हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप पे जाते हैं। जैसे पिछले साल मैं 54 लोगों को लेकर एवरेस्ट बेस कैंप किया था, इस साल 65 लोग मेरे साथ सितंबर में बेस कैंप पे आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये 128 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन अगर इंसान अकेला जाए ना, इसमें से आधे नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो ग्रुप का पावर है, जब हम एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं वो हो जाता है, राइट? इसका ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं। ये एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये 12 साल पुराना वीडियो है, देखो 2013 का है। इसमें मेरा स्काई डाइविंग का ट्रेनिंग आप देख पाएंगे। स्काई डाइविंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आप एक चलते हुए हवाई जहाज से, जो 200-300 किलोमीटर की स्पीड पर जाता है, उसमें आप अराउंड अबाउट 14,000 फीट से कूदते हैं। जब आप 14,000 फीट की ऊंचाई से जंप करोगे तो आप 200 किलोमीटर की स्पीड पर जमीन की ओर जाते हैं। और स्काई डाइविंग दुनिया का सबसे डेंजरस, सबसे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स माना जाता है। अगर आप इसमें एक गलती कर देंगे
तो आप जिंदगी में वापस गलती नहीं कर पाएंगे। ये जो आप देख रहे थे वो मैं 1-2 बार नहीं, अभी तक 300 से ज्यादा जंप कर चुका हूं और अपने साथ 400 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को मैं आउट ऑफ इंडिया लेकर गया हूं। जब लोगों को मैंने स्काई डाइविंग करवाया है, अभी हम पिछले महीने जून में साउथ अफ्रीका में थे 45 लोगों के साथ। 45 मेरे पार्टिसिपेंट्स थे जिनको मैंने स्काई डाइविंग करवाया था, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, वो सब कुछ उन्होंने किया। मगर वही लोग अगर अकेले जाते तो शायद ना कर पाते। वो ग्रुप था, माहौल था। जब 4 लोग रेडी होते हैं तो दूसरे 2 को खींचते हैं कि चल यार आसान है, कुछ नहीं होता, हम भी जा रहे हैं। लेकिन आप अकेले अपने